तो आपको कभी इस तरह फ़ील हुआ है कि यार मुझे करियर चॉइस करने में मुश्किल हो रही है? का करियर चूज़ करने के लिए मुझे मुश्किल पेश नहीं आई, क्योंकि मैं जब आपके पास मेंटोर्स उस्ताद होते हैं तो वो आपको डायरेक्शन दिखा देते हैं जिस डायरेक्शन में आपको जाना हो। अगर आपके पास मेंटोर्स नहीं है तो फिर ये आपकी, मैं कहूँगा कि बैड लक है। तो मेरे जो कज़न हैं उन्होंने जो है वो आईकॉम किया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि आप इंटर में जो है वो आईकॉम लो, आपको समझ आएगा। आप इस वजह से कि इंजीनियरिंग, वो कहते थे कि एक एवरेज स्टूडेंट के लिए जो कि गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हुआ उसके लिए इंजीनियरिंग थोड़ी सी टफ़ है। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं एजुकेशन को क्योंकि उनको जो गाइड करने वाले होते हैं सिर्फ ये कह के यार ये फील्ड मुश्किल है, ये आसान है, इसको कर रहे हो। नॉर्मली हम देखते हैं कि बीबीए को जिस तरह लोग देखते हैं वो कहते हैं यार एचआर की फील्ड है, इंस्पायर हो रहते हैं वो तो बीबीए के लिए चले जाते हैं। बट एक इंसान है जिसको मैथ से नफरत है, क्या उसको ज्वाइन करना चाहिए बीएस कॉमर्स या बीबीए? मेरे ख़्याल से तो अगर कोई बच्चा अपना करियर इस वजह से छोड़े कि यार मुझे मैथ से नफ़रत है तो मैं बीएस कॉमर्स या आईकॉम नहीं कर सकता, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा इमेच्योर डिसीजन होगा। अगर वो इंजीनियरिंग की तरफ जाता है तो वहाँ तो और ज़्यादा मुश्किल मैथ्स है। लोग आर्ट्स की तरफ चले जाते हैं ना, जी। ये जब मैथ की बात आए, लेकिन आप देखें मैथ कहीं पीछा नहीं छोड़ता, आर्ट्स में भी आ जा रहा है। तो बैंकिंग फील्ड में आप क्या समझते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं? मैं खुली डुली थोड़ी सी बात करता हूँ, लोग कहते हैं कि यार आप इस तरह से कहते हो, बट ये ट्रू और कड़वा सच है एक तरह से, कि जो छोटी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं। ये एक मैट्रिक का स्टूडेंट है, वो किस तरह अप्लाई कर सकता है, किस जॉब किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है? मैट्रिक में और इंटरमीडिएट में छोटे बैंक जो हैं दे देते हैं जॉब, लेकिन वो भी सेल्स की जॉब होती है बेसिकली। तो पहले से आपको सेल्स से ही स्टार्ट करना होगा। बैंकिंग फील्ड में चैलेंजेस, ग्रोथ, या फिर आप समझते हैं कि यार ये चीज़ें हैं जो कि इंसान को संभल के थोड़ा सा स्टेप्स लेने चाहिए? बैंकिंग के अंदर जो काम करे थोड़ा रिस्की है। और तनख्वाह अगर की बात करें हम, बेसिक कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती फिर बहुत ज़्यादा सैलरीज है, है? लाखों में होगी। लाखों में। सिंपली स्टूडेंट्स के लिए यही है कि अपने आप को जो है वो थोड़ा सा जो है ना ग्रूम करें। ठीक है, यूनिवर्सिटी लाइफ में रह के एंटरटेनमेंट भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन अपने आप को ग्रूम भी करें। अगर बैंकिंग में आप आना चाहते हैं तो आप देखें कि बैंकिंग सेक्टर में आपके कुछ सीनियर स्टूडेंट्स हैं, उनसे आप कोऑर्डिनेट करें। और अगर सीनियर स्टूडेंट नहीं है तो जिन टीचर्स का बैंकिंग के हवाले से थोड़ा एक्सपीरियंस है उनसे बातचीत करें, वो भी आपको ज़रूर गाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नई उम्मीद के नए एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जिस तरह हमने जो लास्ट एपिसोड किया था वो था एजुकेशन के ऊपर। और नॉर्मली हम एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो एजुकेशन में हम ये देखते हैं कि अ, एक बच्चा जो है वो मैट्रिक पास कर लेता है, बट उसके पास ना करियर के लिए चॉइसेस नहीं होती, या एक हम जो वर्ड यूज़ कर सकते हैं वो है करियर काउंसलिंग का, कि उनकी काउंसलिंग नहीं होती कि मैट्रिक के बाद उसको किस फील्ड में जाना है, कौन सी फील्ड उसके लिए बेहतर होती है। हम उमूमन ये देखते हैं कि हम आस-पड़ोस में हम जिन लोगों को देखते हैं उनसे इंस्पायर होके हम उसी फ़ील्ड को लेके चलते हैं। जिस तरह लास्ट एपिसोड में सर शेरली ने बात की थी कि जो बच्चा जब जाता है उस फ़ील्ड में तो फिर वो अपना करियर पूरा अपना एक बैकग्राउंड चेंज कर लेता है। फिर उसमें ये होता है कि उसको दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो इसी टॉपिक को लेते हुए हम कुछ इस तरह के एपिसोड करेंगे जिस तरह हम उन कैरियर्स पे बात करें जो कैरियर में जो लोग हैं जिन कैरियर में वो परस्यू कर रहे हैं, अपने कैरियर में लेके चल रहे हैं, तो उनके साथ हम जो है डिस्कशन करेंगे। तो आसिम हमारे साथ आज मौजूद हैं, जो कि यूनिवर्सिटी फ़ेलो भी हैं और हमने साथ में बहुत जगह परफॉर्म भी किए हैं, गाने भी गाए हैं। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो हम बात कर रहे हैं बैंकिंग एज़ अ कैरियर। अच्छा आसिम, पहले चाहूँगा कि थोड़ा-सा आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। बेसिकली मैं इस वक्त दुबई इस्लामिक बैंक में हूँ। अगर आप स्टार्ट की बात करते हैं तो मैंने एचबीएल से स्टार्ट किया था, कॉल सेंटर से उनके स्टार्ट किया था जब मैं यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ था तब। उसके बाद में दुबई इस्लामिक बैंक ज्वाइन किया मैंने एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट। तो टारगेट बेस्ड जॉब थी, सेल्स की जॉब थी बेसिकली। और वहाँ पे मैंने 1.5 साल काम किया दुबई इस्लामिक बैंक में। और बेसिकली वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जॉब थी। ठीक है, थर्ड पार्टी थी। उसके बाद फिर मैं बैंक अल-अवीब गया परमानेंट, OG3 ऑफिसर ग्रेड 3 में। और वहाँ पे भी सेल्स की जॉब थी, बिज़नेस डेवलपमेंट ऑफिसर की। ठीक है, और वहाँ पे भी मैंने 1.5 साल काम किया, 1.5 ईयर काम किया। अब दोबारा मैं दुबई इस्लामिक बैंक में आया हूँ जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय एक्सपीरियंस, और ऑफिसर ग्रेड 2 OG2 में काम कर रहा हूँ यहाँ पे एज़ अ सीनियर ऑफिसर डिजिटल मार्केटिंग। तो ये बेसिकली छोटा-सा मेरा इंट्रोडक्शन है।
अच्छा, उसमें अगर अभी आपके इंट्रोडक्शन से मैं कुछ चीज़ें निकालूँ, उसमें से ये हमें दिखता है कि आपने भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम किया है, लेकिन आपकी फ़ील्ड एक ही रही, बैंक, जी। जो आपका फ़ोकस रहा है। तो आपको कभी इस तरह फ़ील हुआ है कि यार मुझे करियर चॉइस करने में मुश्किल हो रही है, या फिर आपने जिस तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम किया है, आप इसको किस तरह देखते हैं? शुरू के यूनिवर्सिटी के जब 2 साल गुज़रे थे, तो तब तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा था कि आगे परस्यू क्या करना है करियर को। तो उस वक़्त जो है वो हमारे जो मेंटोर्स हैं 1-2, उनके साथ मैंने बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि आप वो काम करो जिसमें आप बोर ना हो, ठीक है? अपना पैशन उस करियर को बनाओ जो आपको करने में मज़ा आए। तो मैंने उन्हें शुरू से कहा कि मैं मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, कि मैं मार्केटिंग करूँ, डिजिटल मार्केटिंग करूँ। तो उन्होंने कहा कि आपका जब लास्ट सेमेस्टर होगा, स्पेशलाइज़ेशन आपको चूज़ करनी होगी, मेजर मेजर सिलेक्शन होगी, तो आपको लास्ट ईयर में ऑप्शन दिया जाएगा कि आप सप्लाई चेन करते हो, फाइनेंस करते हो या मार्केटिंग चूज़ करते हो। तो मैंने मार्केटिंग चूज़ किया। लेकिन 2 साल के जब एंड हुआ, तीसरा साल स्टार्ट हुआ, तो मैं एक कंपनी में मैंने जॉइन किया। वो नॉक नॉक पाकिस्तान के नाम से कंपनी थी। वहाँ पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग ही की, जो आज मुझे काम आ रहा है अभी दुबई इस्लामिक बैंक में। तो मार्केटिंग का करियर चूज़ करने के लिए मुझे मुश्किल पेश नहीं आई, क्योंकि मैं जब आपके पास मेंटोर्स उस्ताद होते हैं, तो वो आपको डायरेक्शन दिखा देते हैं जिस डायरेक्शन में आपको जाना हो। अगर आपके पास मेंटोर्स नहीं है, तो फिर ये आपकी, मैं कहूँगा कि बैड लक है कि आपके पास उस्ताद नहीं है। तो उन बच्चों के जिनके मेंटोर्स नहीं है, तो उन्हें चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स से मशवरा करें। पेरेंट्स को अगर तो पेरेंट्स मॉडर्न कल्चर को समझते हैं, तो करियर पैथ को समझते हैं, तो अगर नहीं समझते तो फिर अपने टीचर असातिज़ा से मशवरा करें, ताकि वो उनको करियर पैथ की तरफ लेके जा सकें। तो आपने जो एजुकेशन स्टार्ट की थी, आपका जो बैकग्राउंड है बीएस कॉमर्स का, तो उस वक़्त तो आपके पास वो मेंटर नहीं थे ना, तो मेंटर तो आपको बाद में मिले। जी। तो वो लेने का मकसद क्या था आपका? अच्छा, बीएस कॉमर्स मैंने जब ली थी, तो मेरे जो कज़न हैं, उन्होंने जो है वो आईकॉम किया हुआ था। ऑब्वियसली उन्होंने जो है ना कॉमर्स का इंटरमीडिएट में आईकॉम किया हुआ था उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि आप इंटर में जो है वो आईकॉम लो, आपको समझ आएगा। इस वजह से कि इंजीनियरिंग, वो कहते थे कि एक एवरेज स्टूडेंट के लिए, जो कि गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हुआ, उसके लिए इंजीनियरिंग थोड़ी-सी टफ़ है, मुश्किल है। तो आप जो है वो आईकॉम ले लो, तो आप आगे करियर फिर जो है ना सेलेक्ट करने में आसानी होगी आपको। आगे पढ़ाई आपको जारी करने में आसानी होगी। तो मैंने फिर आईकॉम सेलेक्ट किया। आईकॉम के बाद जब यूनिवर्सिटी आया, तो बीबीए, मतलब वो फॉर्म दिया गया, एडमिशन फॉर्म, उसमें बीबीए का भी ऑप्शन था मेरे पास, एजुकेशन 2 चॉइस। हाँ, 2 चॉइसेस थी। तो मैंने बीएस कॉमर्स और बीबीए सेलेक्ट किया। तो बीएस कॉमर्स की जो है मेरी एडमिशन मुझे मिल गया, मुझे सीट मिल गई। और उस वक़्त तो हमारी यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू भी होता था। डिपार्टमेंट में जब कोई बच्चा नया आता था, तो उसका इंटरव्यू होता था। तो बीएस कॉमर्स का जब सीट मिलने से पहले मेरा इंटरव्यू हुआ, तो वो मैंने क्लियर किया और बाकी डॉक्यूमेंटेशन जमा की और एडमिशन हो गया बीबीएस ईयर में। अच्छा, वैसे ना ये कज़न जो हैं, जो लोग हैं ना, अभी जैसे आपने बात की कि इंजीनियरिंग मुश्किल है और आप आईकॉम कर लें। यहाँ पे ना थोड़ा-सा बहुत सारे लोग इससे छोड़ देते हैं एजुकेशन को, क्योंकि उनको जो गाइड करने वाले होते हैं सिर्फ़ ये कह के, यार ये फ़ील्ड मुश्किल है, ये आसान है, इसको कर लो। इंटरेस्ट की बात होती है कि आपका इंटरेस्ट एक जगह है, तो आप उस चीज़ में जाएँ। अभी नॉर्मली हम देखते हैं कि बीबीए को जिस तरह लोग देखते हैं, वो कहते हैं यार एचआर की फ़ील्ड है। इंस्पायर हो रहते हैं वो, तो बीबीए के लिए चले जाते हैं। बट एक इंसान है जिसको मैथ से नफ़रत है, क्या उसको जॉइन करना चाहिए बीएस कॉमर्स या बीबीए? अच्छा, मैथ्स की जहाँ तक बात रही, तो अगर आप फुल फ्लेज सेलेक्ट करते हैं, तो वो तो बीएस मैथमेटिक्स है, अगर आप मैथ्स की बात करते हैं। अब यहाँ पे जो है वो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट होता है, बिज़नेस मैथ्स होता है, ठीक है? उसके बाद एडवांस मैथ्स वगैरह जो हमारे जो बीबीए और बीएस कॉमर्स के बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो है। बट अगर मैथ्स आप एवरेज स्टूडेंट हो और एवरेज के तौर पे आप एवरेज मार्क्स लेके पास कर भी देते हो, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि मैथ्स से, अगर आपको नफ़रत है, जैसे आप कह रहे हैं नफ़रत है मैथ्स से, तो वो एक पर्टिकुलरली आप पास हो जाता है, आपका इतना मुश्किल होता नहीं है आपके लिए। तो मेरे ख़्याल से तो अगर कोई बच्चा अपना करियर इस वजह से छोड़े कि यार मुझे मैथ्स से नफ़रत है, तो मैं बीएस कॉमर्स या आईकॉम नहीं कर सकता, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा-सा इमैच्योर डिसीज़न होगा। तो उसे चाहिए कि जस्ट मैथ्स की वजह से जो है ना इस अपने करिकुलम को और अपने जो फैकल्टी है उसको ना छोड़े। अगर वो इंजीनियरिंग की तरफ जाता है, तो वहाँ तो और ज़्यादा मुश्किल मैथ्स है, तो फिर आप क्या करोगे? वैसे लोग आर्ट्स की तरफ चले जाते हैं ना, जी। ये जब मैथ की बात आए, लेकिन आप देखें मैथ कहीं पीछे नहीं छोड़ता, आर्ट्स में भी आ जाता आर्ट्स है। में भी मैथ्स है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी ये है कि जिस तरह अगर हम बात करें बैंकिंग में अपॉर्चुनिटीज़ के लिए,
क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। ठीक। तो बैंकिंग फील्ड में आप क्या समझते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं? अच्छा, मैं इस मामले में मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें ये कि मैं खुली-डुली थोड़ी-सी बात करता हूँ, लोग कहते हैं कि यार आप इस तरह से कहते हो, बट ये ट्रू और कड़वा सच है एक तरह से, कि जो छोटी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं, तो उनके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ कम होती हैं। उन्हें बैंकिंग करियर चूज़ करने के लिए पहले जो है ना सेल्स में थोड़ी-सी मेहनत और टाँगें घिसकनी पड़ती हैं, ठीक है? उसके बाद जाके उन्हें जो है वो बैक ऑफ़िस में उस तरह से, जैसे मैंने खुद सेल्स से करियर स्टार्ट किया। पहले टेली सेल्स में था, फिर उसके बाद फुल फ्लेज सेल्स में आया। सेल्स सेलेक्ट की, उसके बाद जाके जो अब मैं बैक ऑफ़िस में ऐसा डिजिटल मार्केटिंग काम कर रहा हूँ। तो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, बनाने वाले के ऊपर है कि वो अपना करियर पैथ बैंकिंग में बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनके फाइनेंशियली स्टेबिलिटी इतनी नहीं होती, तो वो फिर बैंकिंग करियर चूज़ करते हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, कि वो अपना जो है वो एक्सपेंसेस है वो बेयर कर सकें। तो उसके लिए वो सेल्स सेलेक्ट करते हैं, बिकॉज़ और कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास एक्सपर्टीज़ नहीं होती, यूनिवर्सिटीज़ में उस तरह से नहीं सिखाया जाता आपको प्रैक्टिकली लाइफ़ के बारे में। तो वो कर सकते हैं, बैंकिंग में अपॉर्च्युनिटीज़ बिल्कुल मिलती हैं उनको, सेल्स की मिलती हैं, टेली सेल्स की मिलती हैं, फिर आगे उससे रास्ता बनाना उसका अपना काम है। सही है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम बात करें, जैसे कहते हैं ना, एक मुहावरा यूज़ किया जाता है कि वो कहते हैं कि एक शख्स को माँ ने दुआ दी कि यार आप पैसों में खेलोगे, तो बैंक में अपने जो तरह पैसा से खेल तो रहा है, बट पैसा उसका अपना नहीं है। ऐसा ही है। तो अभी आप अगर बैंक की हम जॉब्स की बात करें, तो ये इसका पाथवे किस तरह बनता है कि एक शख्स को किसी पोजीशन पे आना है। देखिए, हमें पहले तो हमारे लोगों को इंक्लूडेड, हर इंसान को, अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे भी मेरा जो इंटरव्यू हुआ था इंटर्नशिप के लिए बैंक में, अब वहाँ पे मेरे से सवाल किया कि आप कौन से डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि कौन से डिपार्टमेंट हैं। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप, मुझे आपके डिपार्टमेंट का नहीं पता, बट ये है कि अगर मैं एक्सप्लोर करूँ तो मुझे पता चले, तो फिर मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि कौन-सा मेरे लिए बेहतर है। तो इस तरह बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता, वो सिर्फ़ बैंक को एज़ अ बैंक देखते हैं बस व्हाइट कॉलर बंदा है और व्हाइट शर्ट में है, तो वो बैंक जॉब कर रहा है, अच्छा कोट पहन के जा रहा है। लेकिन अंदर के डिपार्टमेंट का नहीं पता, राइट डिपार्टमेंट उनके लिए कौन-सा हो सकता है। थोड़ा-सा आप डिपार्टमेंट का बता दें, फिर पाथवे बता दें कि बैंक में पहुँचना कैसे है और उस डेज़िग्नेशन पे किस तरह पहुँचा जा सकता है? ठीक है। अच्छा, बैंकिंग करियर के जो पेथवेज़ हैं, आप अगर उसे सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको कुछ, जैसे मैंने बताया कि ब्रांच बैंकिंग डिफरेंट है, ठीक है? कॉर्पोरेट जो इसकी बैंकिंग है वो अलग है, कंज़्यूमर बैंकिंग अलग है, ठीक है? अब इसका फ़र्क मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। ब्रांच बैंकिंग में जो होता है वो डिपॉज़िट मेंटेन होता है कस्टमर्स का। कस्टमर डीलिंग है डायरेक्ट। कस्टमर डीलिंग है, एग्ज़ैक्टली। कस्टमर इंटरैक्शन है। अच्छा, उसमें जो कैश ऑफ़िसर्स होते हैं वो बेसिकली ऑपरेशंस की डोमेन में आते हैं। बैंकिंग ऑपरेशंस की डोमेन में वो आते हैं, ठीक है? तो कैश ऑफ़िसर्स हो गया, ऑपरेशन मैनेजर हो गया, और इसके अलावा सीआरओ हो गया, जो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ़िसर होता है, वो ऑपरेशंस की है। अब इसमें आ जाते हैं बिज़नेस के जो लोग हैं, वो होते हैं सेल्स ओरिएंटेड। ब्रांच मैनेजर जो होता है वो बिज़नेस की साइड पे आता है। और इसके अलावा जो जैसे छोटे बैंक, जैसे दुबई इस्लामिक बैंक है, उसमें फाइनेंशियल कंसल्टेंट की जॉब है, तो वो सेल्स की जॉब है, ठीक है? अब जो डिफरेंट बैंक्स, मिज़ान बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, आपका टुनेरी बैंक है, एसबीआई है, यहाँ पे बीडीओ कल्चर है। बैंक अल अवीब, जहाँ मैंने खुद बीडीओ एज़ अ जॉब की है, तो बिज़नेस डेवलपमेंट एग्ज़ीक्यूटिव और बिज़नेस डेवलपमेंट ऑफिसर कहलाता है, वो बिज़नेस साइड है। ये 2 साइड्स मैंने आपको बता दी ब्रांच की, ऑपरेशन साइड और बिज़नेस साइड्स, ठीक है? अब आ जाते हैं कॉर्पोरेट बैंकिंग में। अब जो है वो मैं कॉर्पोरेट बैंकिंग में हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग देख रहा हूँ बैक ऑफिस में, ठीक है? तो कॉर्पोरेट बैंकिंग में कॉर्पोरेट अकाउंट्स भी होते हैं, सीडीसी अकाउंट्स भी होते हैं, उनकी एक अलग होती है, ट्रेजरी होती है, ठीक है? फाइनेंस डिवीजन होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है, ये आपके कॉर्पोरेट के लोग हैं, ठीक है? अब कंज्यूमर बैंकिंग में जो है आपके एसेट बेस भी है और लायबिलिटी बेस भी है। तो उसमें जो है क्या कहते हैं, ऑटो फाइनेंस जैसे लोन्स वगैरह का जो मामलात हैं, होम फाइनेंस होती है, ऑटो फाइनेंस होती है, कंज्यूमर फाइनेंस होती है, ये सारी प्रोडक्ट्स हैं बैंक की, जो कि कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट्स होती हैं। तो इसमें जो है वो कंज्यूमर के लोग काम करते हैं। तो ये टोटल जो है ना डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है? अब कैरियर पेथ पे आपने अगर जैसे बताया, तो आपने जैसे पूछा कि कैरियर कैसे सेलेक्ट करें, तो पहले आपको सेल्स से ही स्टार्ट करना होगा। हाँ, अगर आपकी कोई एक्सपर्टीज़ है, आपका एक्सपीरियंस है आपके पास कॉर्पोरेट का, या आपके पास बैंकिंग का
यूनिवर्सिटी लाइफ में कोई एक्सपीरियंस जो कि पॉसिबल नहीं है तो फिर आपको कॉर्पोरेट में डायरेक्ट ले लिया जाएगा। मिल जाती है। इंटर्नशिप, हाँ बिल्कुल, इंटर्नशिप पे भी जो है नेशनल बैंक इंटर्नशिप कराता है, एमटीओस प्रोग्राम्स बट होते हैं। इंटर्नशिप में वो हैंड ऑन एक्सपीरियंस तो नहीं होता। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होता, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इंटर्नशिप तो बेसिकली मेरे ख्याल से तो इंटर्नशिप इसलिए होती है कि ऑब्जर्वेशन के लिए एग्जैक्टली, हाँ, डिपार्टमेंट्स को ज़रूरत होती है तो वो फिर इंटर्नशिप हायर करते हैं। लेकिन उसमें मैंने जहाँ तक नोट किया, जहाँ तक मैंने मालूमात ली है, खुद भी इंटर्नशिप की है, तो मैंने ये किया सिर्फ ऑब्जर्वेशन होती है वहाँ पे आपकी, और कोई आपसे कोई इस तरह का काम नहीं लिया जा रहा होता। दूसरा शायद ये फॉर्मेलिटी है, ऑडिट में इनको पूरा करना था कि हमने इतने लोगों को जो है ट्रेनिंग दी है अपने डिपार्टमेंट में, हो सकता है वल्लाह आलम। बाकी इसके अलावा पाथवे से मुराद मेरा ये है कि देखिए काफ़ी हमने सुना है कि मैट्रिक लेवल पर भी बैंक में जॉब्स होती हैं, इंटर लेवल पर भी जॉब्स होती हैं, फिर ग्रेजुएशन लेवल पर भी होती हैं, फिर आगे फर्दर होती हैं। तो ये पाथवे कि एक मैट्रिक का स्टूडेंट है वो किस तरह अप्लाई कर सकता है, किस जॉब किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, मैं ये पहले होता था कि मैट्रिक बेस पे और इंटर बेस पे तो अभी भी हो रही हैं। स्टेट बैंक की जो पॉलिसी है वो है कि स्टेट बैंक कहता है कि 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आपके पास होना चाहिए, या अगर आपके पास सिंपली बीकॉम है, 14 ईयर ऑफ एजुकेशन है आपकी, या एसोसिएट डिग्री आपके पास है, तो आप पैथवे सेलेक्ट कर सकते हो मैट्रिक में और इंटरमीडिएट में छोटे बैंक जो हैं, माइक्रो फाइनेंस बैंक जिनको कहते हैं, जो कि फुल फ्लेज लाइसेंस नहीं होता उनके पास, जैसे यू बैंक है, इजी पे। खुशहाली बैंक है, ईजी पैसा है, बिल्कुल। तो ये जो है आपको इंटरमीडिएट बेस पे दे देते हैं जॉब, लेकिन वो भी सेल्स की जॉब होती है बेसिकली। तो पैथ से आपको सेल्स से ही स्टार्ट करना होगा। तो लेकिन अगर आपके पास 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है तो फिर आपको सेल्स में उस तरह से नहीं एक्सपीरियंस, मतलब आप ज़्यादा नहीं आपको इस्तेमाल किया जाएगा, आपको आपकी डिग्री के मुताबिक जगह मिल जाती है। जैसे इंटरमीडिएट पे हमने देखा है कि जो कैश ऑफिसर्स होते हैं, ये भी शायद इंटरमीडिएट पे हायर होते हैं। जो पुरानी हायरिंग हो गई है वो हुई होगी ऐसा, लेकिन अब स्टेट बैंक की जो रेगुलेशन है और पॉलिसी, वो कहते हैं कि इंटरमीडिएट पे आप नहीं हायर कर सकते। 14 ईयर ऑफ एजुकेशन या 16 ईयर ऑफ एजुकेशन लाजमी है। हर बैंक का एचआर अब यही कहता है। आप अगर एड्स वगैरह देखते हैं तो वो यही कहते हैं कि आपकी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, ग्रेजुएशन मस्ट होनी चाहिए। सही। और बैंकिंग के हवाले से अगर हम जानना चाहें कि बैंक जो है किस तरह काम करता है, नॉर्मली हम यही देखते हैं कि बैंक का सिर्फ काम है कि वो कैश ले रहा है और कैश दे रहा है। बट बैंक किस तरह काम करता है, किस तरह चलता है, वो किस तरह खुद को जो है मेंटेन सस्टेन कर रहा है। अच्छा, वैसे मॉडर्न डे का जो इराक है अभी, बैंकिंग स्टार्ट असल में यहाँ से हुई थी। बैंकिंग का जो फार्मूला है, बैंकिंग की जो थिंकिंग है, वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी। मॉडर्न डे का इराक है। लेकिन जो मॉडर्न बैंकिंग स्टार्ट हुए वो बेसिकली स्टार्ट हुई इटली से। इटली में जो है वो फर्स्ट बैंक, जो मॉडर्न बैंक जो बना था वो इटली में बना था। अच्छा, अभी जो बैंकिंग सेक्टर काम करता है उसमें जैसे आपको मैंने डिपार्टमेंट्स बताए, कॉर्पोरेट सेक्टर और कॉर्पोरेट डिपार्ट हो गया, कंज्यूमर डिपार्ट हो गया, ब्रांच बैंकिंग में जो ऑपरेशन साइड से और बिजनेस साइड से। तो उसमें ये कि हम अपना डिपॉजिट जो है रखवाते हैं, कस्टमर जो है अपना डिपॉजिट रखवाता है बैंक के पास, बैंक उसे क्या कहते हैं श्योरिटी देता है। अच्छा, उसकी ट्रांजैक्शंस की फैसिलिटी होती है, ऑनलाइन बैंकिंग होती है, एप्लीकेशंस वगैरह यूज़ करता है कस्टमर। तो बैंकिंग इस तरह से टोटली काम करती है कि वो अपने कस्टमर को फैसिलिटेट कर रही होती है, सर्विसेज दे रही होती है। अच्छा, अगर हम बात करें कि बैंकिंग फील्ड में चैलेंजेस, ग्रोथ, या फिर आप समझते हैं कि यार ये चीज़ें हैं जो कि इंसान को संभल के थोड़ा सा स्टेप्स लेने चाहिए, चैलेंजेस पर बता दें, या फिर अपॉर्चुनिटीज़, या फिर जो बैंकिंग में फील्ड में लोग हैं उनके लिए क्या मौके हैं उस फील्ड में। ठीक है। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर के अंदर के जो लोग हैं जो अभी इस वक्त काम कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। ठीक है, बट डिपेंड करता है कि उनकी ग्रोथ के ऊपर, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। परफॉर्मेंस बेस्ड जॉब आपको जो है वो आगे लेकर जाती ही जाती है। अगर आप सेल्स में हैं तो सेल्स जो है वो टारगेट बेस्ड जॉब होती है। अगर आप थोड़ा सा अपने अंदर स्पार्क दिखाएं और थोड़ा सा आप हैंड्स ऑन होके और डेडिकेटेड होके काम करें, डिपॉजिट लेकर आएँ बाहर से अपनी क्या कहते हैं मेहनत से, कस्टमर से, तो बैंक आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती है। कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी इदारा ऐसा नहीं है जो आपको अपॉर्चुनिटी ना दे। ठीक है, अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं। वह नॉन परफॉर्मर कहीं भी टॉलरेट नहीं होता। रही बात चैलेंजेस की, तो बैंकिंग के अंदर जो काम करे थोड़ा रिस्की है, क्योंकि अभी जो जिस तरह के फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, एएमएल सीएफटी पे जिस तरह काम हो रहा है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें थोड़ा सा जो है ना रिस्की होता है, जो आपको थोड़ा बच के चलना होता है। ठीक है, तो ऐसा है कि डिपॉजिट के मामलात इस तरह से होते हैं कि आपने जो है वो
क्लीन एंड आपने जो स्क्रूटनी करनी है, केवाईसी करनी है कस्टमर की, नो योर कस्टमर केवाईसी जो करनी है वो प्रॉपर करनी है, कि कहीं से उसकी ऐसी फाइनेंसिंग या कहीं से उसकी ऐसी आमदनी, कहीं से ऐसी अर्निंग तो नहीं है जो कि इलीगल वे में हो। तो चैलेंजेस तो हैं, बिल्कुल हैं ये वाले चैलेंजेस। और तनख्वाह की बात करें हम, बेसिक कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? सर स्लैब सिस्टम जो अभी क्या कहते हैं, हर बैंक का अलग है, ठीक है, स्लैब सिस्टम। तो मैं चूँकि दुबई इस्लामिक बैंक और एचबीएल से मैंने स्टार्ट किया, तो एचबीएल से जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त मेरी सैलरी 35,000 थी, ठीक है। तो उसके बाद डीआईबी मैंने ज्वाइन किया, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्चुअल, उसमें मेरी 40,000 थी। तो कमोबेश अब जो है वो स्लैब सिस्टम बड़ा है। अब जो डिफरेंट बैंक्स हैं वो 50 पे भी हायर करते हैं, 50K पे नॉर्मली, और डिफरेंट बैंक्स जो छोटे बैंक्स हैं वो आपको वही 40K और 40K से अबव थोड़ी सी सैलरी पे हायर करते हैं, और ऊपर रेंज में तो फिर बहुत ज़्यादा सैलरीज है। अपर कितनी होती है तकरीबन एंड तक? एंड तक तो वो फिर जीएम तक की, डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक बात जाती है, तो वो तो हमें आइडिया नहीं है उसका, लाखों में होगी। लाखों में। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वैसे ये हमारे यहाँ अलमिया है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। एक 16 ईयर का एजुकेशन हासिल करने के बाद जो शख्स आ रहा है, ग्रेजुएट होके आ रहा है, उसकी भी 35,000 40,000 है। नॉर्मली हम एक वर्कर के देखें जो आजकल फैक्ट्रीज़ में वर्क कर रहे हैं, क्योंकि 37,000 तक तो होती है। तो इतना कोई डिफरेंस नहीं है अगर एक शख्स एजुकेशन लेके और मैनेजमेंट लेवल पे, अच्छे लेवल पे आके ऑफिसर लेवल पे काम कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस कोई इतना है नहीं। तो यहाँ ये अलमिया है पाकिस्तान में। जी, मुझे इसमें ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन इज़ ऑल टाइम हाई। अब इन्फ्लेशन जो हाई है, जो अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहा है 12 आवर्स की, 12 घंटे की जॉब कर रहा है, और जो एक कॉर्पोरेट सेक्टर में 16 ईयर ऑफ एजुकेशन में, शुरू में तो उसे चैलेंजेस का सामना है कि फाइनेंशियली उसको इतना सपोर्ट नहीं किया जाता। मीन्स टू से कि जैसे आप बता रहे हो स्लैब सिस्टम 35,000 40,000 है, लेकिन उसके 2 से 3 साल बाद वो अपने आप को इस कंडीशन में, इस सूरत-ए-हाल में, इस सिचुएशन में ले आता है कि वो अपने आप को एक वेल ओरिएंटेड कह सकता है। उसका स्लैब सिस्टम सैलरी भी अच्छी हो जाती है और उसका वर्किंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा हो जाता है। आखिर में आप कोई पैगाम देना चाहें स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए जो कि बैंकिंग फील्ड में आना चाहते हैं? सिंपली स्टूडेंट्स के लिए यही है कि अपने आप को जो है वो थोड़ा-सा जो है ना ग्रूम करें, ठीक है? यूनिवर्सिटी लाइफ में रह के एंटरटेनमेंट भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन अपने आप को ग्रूम भी करें। अगर शुरू के 2 साल आपने थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट में गुज़ार दिए हैं, तो आखिरी के 2 साल कोशिश करें कि थोड़ा टीचर्स के साथ जो है ना आपका इंटरेक्शन ज़्यादा हो, अपने करियर के हवाले से उनसे क्वेश्चनिंग करें, ठीक है? तो आपको जो है वो करियर पेथ ज़रूर मिलेगा, और अगर बैंकिंग में आप आना चाहते हैं, तो आप देखें कि बैंकिंग सेक्टर में आपके कुछ सीनियर स्टूडेंट्स हैं, उनसे आप कोऑर्डिनेट करें, और अगर सीनियर स्टूडेंट नहीं है तो जिन टीचर्स का बैंकिंग के हवाले से थोड़ा एक्सपीरियंस है, उनसे बातचीत करें, वो भी आपको ज़रूर गाइड करेंगे। तो आप बैंकिंग करियर पे आ सकते हैं, कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। थैंक यू फॉर हार्विंग, थैंक यू सो मच।